Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये इसका पार्ट 1 है। ओके, जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं, मैं बोलूँ कि आपके सारे जितने भी पहले के चैप्टर्स हैं, राइट, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और मैक्सिमली इसको शेयर भी करना है, राइट। अनदर थिंग इज़ कि स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट लाइन वाइज समझाया हुआ है। स्टूडेंट्स, क्लासेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस फॉर बायोलॉजी 9th से लेकर 12th तक सारे बोर्ड्स के लिए। आप इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स चाहिए तो चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज एज वेल एज डाउट सॉल्विंग सेशंस। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए फोकस कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करने के लिए सोचिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आप रिपीट स्टूडेंट हैं, राइट। सो हैविंग सेड दैट, मैं कंटिन्यू करती हूँ, राइट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 चैप्टर जो है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है एटीपी फॉर्मेशन, करेक्ट। तो एटीपी हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है, ये हमको पता है। और एटीपी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं क्योंकि वहां पे लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। एटीपी इज जस्ट फॉस्फोरिलेशन क्योंकि हम ओनली फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट की जरूरत या लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है, हवेवर, ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जहाँ पे फॉस्फेट किसी चीज को ऐड की जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो नेचर में 3 अलग अलग तरीके हैं फॉस्फोरिलेशन के होने के। एक है फोटोफॉस्फोरिलेशन जो फोटोसिंथेसिस में होता है, जो हमने देखा है अभी प्रीवियस चैप्टर में। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, है ना, जो सबस्ट्रेट की एनर्जी डायरेक्टली यूज करके एटीपी बनाता है। और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जहां पे माइटोकॉन्ड्रियन या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो वो यूज होता है, और ऑक्सीजन जो है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस, उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है, करेक्ट। सो फोटोफॉस्फोरेशन हम पढ़ चुके हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एक डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन है। एडीपी या एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, किसी भी सबस्ट्रेट से ट्रांसफर किया जाता है और एडीपी हो जाता है एटीपी या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? ये दो जगह पे होता है यूकैरियोटिक सेल में। एक तो साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बहुत केयरफुली इस टॉपिक को स्टडी कीजिएगा। फोटोसिंथेसिस जितना ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है ये, करेक्ट। ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एडीपी को वापस फॉस्फेट दिया जाता है, मतलब एडीपी ही फॉस्फोरिलेट होता है। लेकिन ये कैसे होता है, राइट? जो सबस्ट्रेट्स हैं सेल में, जैसे फॉर एग्जांपल NADH प्लस H प्लस या तो FADH2। NADH हम ऑलरेडी देख चुके हैं, निकोटीनामाइड एडेनाइन, है ना। ये हाइड्रोजनेटेड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। FAD जो है दैट इज फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये उसका हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो सेल क्या करता है, NADH प्लस H प्लस और FADH2 को, है ना, ये ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, करेक्ट है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबस्ट्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी से एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। एक यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस ओनली माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर के मेम्ब्रेन में होता है, राइट। बट प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो है सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, मीसोजोमल एलिमेंट्स में या मीजोजोम में। जिनको ये सारे टर्म्स नए लग रहे हैं, प्लीज आप सेल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो आप रिवाइज कर लीजिए, ऑलराइट। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेल को कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करनी है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ करना है, माइटोकॉन्ड्रियन माइटोसिस करना है ना, तो एनर्जी चाहिए। उस टाइम पे जो एटीपी यहाँ बनाई गई है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के वक्त, उसी एटीपी को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है,
वो हाइड्रोलिसिस वापस से वही एनर्जी रिलीज करती है जो यहाँ पे हमने कैप्चर किया था, और उस एनर्जी को मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज किया जाता है ना। तो ये एक बड़ा ही साइक्लिकल और सिंपल प्रोसेस है जो सेल फॉलो करता है। करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा जो है बढ़ा देती हूँ। ओके। रेस्पिरेशन। ऑलराइट, ये रेस्पिरेशन जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो हर एक सेल के अंदर होता है। इस रेस्पिरेशन को लंग्स वाले गैस एक्सचेंज से जो है कंफ्यूज नहीं करना है। ये वो प्रोसेस है जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, राइट। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक या ब्रेकडाउन प्रोसेस है जहां पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है। सिंपल कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और एनर्जी जनरेट होती है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक होता है एनारोबिक, जिसमें आपको ऑक्सीजन गैस या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक होता है एरोबिक जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस जो है वो यूटिलाइज होता है। तो पहले देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो पाथवे हैं जहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, इट इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। करेक्ट। जब हम एनारोबिकली शुगर्स को, जैसे ग्लूकोज है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन कैसे कंप्लीट होता है? ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, राइट। ये मेन स्टेप है फर्मेंटेशन की। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को फिर आगे जाके कन्वर्ट किया जाता है या तो लैक्टिक एसिड में या तो इथेनॉल में। एक एसिड है और एक अल्कोहल है, इसीलिए फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट हमेशा एक एसिड या अल्कोहल होता है ना। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है शुगर ब्रेकडाउन या रेस्पिरेशन का, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब, ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग ऑफ शुगर, है ना। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल देता है। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, है ना। सो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल दो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को देता है, और इस प्रोसेस को, क्योंकि शुगर ब्रेक हो रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट है। ये स्टेप जो है ये एक कॉमन स्टेप है, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस कि आपका जो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस है ना, ये कॉमन स्टेप है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लाइकोलिसिस से शुरू होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लाइकोलिसिस से शुरू होती है। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। जो ग्लाइकोलाइसिस हर सेल में होता है। इन शॉर्ट, आप दुनिया के किसी भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे वो फंगस हो या बैक्टीरिया हो या ह्यूमन सेल हो, प्लांट सेल हो, सब में ग्लाइकोलिसिस तो होना ही है ना। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है वो डिफरेंट है एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, साइट क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस दो अलग अलग फेजेस या स्टेजेस में हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज और सेकेंड स्टेज को बोलते हैं पे ऑफ फेज, ओके। सो प्रेपरेटरी एंड पे ऑफ, करेक्ट। अब देखिए, आपका जो शुगर का ब्रेकडाउन प्रोसेस है ना, ये एक ही शॉट में नहीं होता है कि आपने एक शॉट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया और उसको तोड़ दिया, नहीं। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 10 अलग अलग स्टेप्स कंटिन्यू करने पड़ते हैं, करेक्ट है। और हर स्टेप के लिए एक अलग से एंजाइम होता है, राइट। सो जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल ये है नहीं। 10 स्टेप्स में, ओके, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को दो 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब ये 10 स्टेप में से पहले 5 स्टेप जो हैं ये होते हैं प्रेपरेटरी फेज, राइट। अब इस फेज का पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, है ना, और फिर हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब होता क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लो, है ना, उसको दो अलग अलग स्टेप्स में दो जगह पे फॉस्फेट ऐड किया जाता है, तो दैट इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। तो पहले एक जगह पे फॉस्फेट ऐड करो, फिर दूसरी जगह पे फॉस्फेट ऐड करो, 2 बार फॉस्फोरिलेट करो। ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, फॉस्फेट आता है एटीपी से। इसका क्या मतलब है,
ग्लूकोज को 2 बार फॉस्फोरिलेट करने के लिए आप 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यहाँ खर्च कर देंगे, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद में आपको मिलता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिस मतलब डाई है ना, 2 फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। अब जब फ्रक्टोज बन जाता है ना, तो इस फ्रक्टोज को हम तुरंत तोड़ देते हैं 2 टुकड़ों में, राइट। और हमको 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल्स 3-3 कार्बन के हैं, तो 6 से 3 का कन्वर्जन हो गया अभी, है ना। लेकिन अभी तक पायरुविक एसिड नहीं बना, करेक्ट। अब ये जो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, है ना। आपको याद होगा, जिन्होंने मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री स्टडी की है उनको पता है कि ये है ट्रायोजेस या 3 कार्बन के शुगर्स, है ना। फटाफट बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज कीजिए अगर याद नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे के होते हैं आइसोमर्स। और आइसोमर्स अगर हैं तो आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या धाप फॉर शॉर्ट, DHAP, है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या PGAL में। PGAL इसका शॉर्ट फॉर्म है, करेक्ट। सो धाप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है PGAL में। अभी क्या मतलब इसका हुआ कि अभी हमारे पास हो गए 2 मॉलिक्यूल PGAL के, एक जो पहले यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद बना और एक जो DHAP से यहाँ पे बन गया, है ना। तो नाउ इतना सब काम करके प्रेपरेटरी फेज यहाँ पे एंड हो गया। एट द एंड ऑफ प्रेपरेटरी फेज मैंने क्या अचीव किया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैंने 2-3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में बदल दिया। इतना मैंने अचीव किया। एट द सेम टाइम मेरे 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, करेक्ट है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे। यहाँ पे मैंने पैसा खर्च किया ना, ATP तो मेरे सेल का पैसा है, करेंसी है, तो मैंने यहाँ ATP खर्च कर दिया। अभी वही मुझे यहाँ पे रिटर्न आएगा, तो मुझे इधर प्रॉफिट होने वाला है। इनिशियली मैंने इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब नेक्स्ट फेज पे मुझे पे ऑफ या प्रॉफिट मिलेगा। पे ऑफ मतलब प्रॉफिट फेज, ठीक है। अब देखो सेकेंड प्रॉफिट फेज में व्हाट विल हैपन, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या PGL के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे, ओके, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इसके आगे सब 2-2 मॉलिक्यूल्स का हिसाब है। ये 2 है तो ये भी 2 बनेंगे, इसके आगे के भी 2 बनेंगे, है ना, ऑब्वियस है, ठीक है। अब इधर का जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है, पहले इधर सिर्फ 3 पे था ना, अभी और फॉस्फेट ऐड हुआ। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया, तो ये फॉस्फेट ATP से नहीं आता, ठीक है। ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, मतलब फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आता है। सो प्लीज रिमेंबर कि आपके पे ऑफ फेज में ना ATP खर्च नहीं होता, हालांकि फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको केयरफुली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, राइट, आगे का जो स्टोरी है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इनको कन्वर्ट किया जाता है थ्रू थ्रू दूसरे दूसरे कुछ कुछ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, है ना, फिर तो 1-2 और कंपाउंड्स बनते हैं और फाइनली आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं पायरुविक एसिड को, ओके, जिसमें ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन, इन रिएक्शंस में ATP बनाया जाता है, करेक्ट है। एनर्जी रिलीज होती है और ATP बनाया जाता है, ओके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमने क्या पढ़ा था, क्या था, राइट। सबस्ट्रेट के या ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये सबस्ट्रेट्स हैं, 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये सब सबस्ट्रेट्स हो गए एंजाइम के। तो इस सबस्ट्रेट के एनर्जी को यूज करके डायरेक्टली जब ADP को फॉस्फेट ऐड किया जाता है या फॉस्फोरिलेशन होती है और ATP बनता है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और कितना ATP बनता है, 4, है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जब वो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से जाता है तो उसके 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं कन्वर्ट होते हैं ATP में, करेक्ट। अभी आप याद करेंगे कि पहले के फेज में हम ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल खर्च कर चुके हैं, है ना।
तो 2 मॉलिक्यूल खर्च किया, 4 मॉलिक्यूल्स बने, तो अभी इस 4 में से 2 माइनस कर दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी खर्च हो गए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 मॉलिक्यूल एटीपी का। करेक्ट। सो अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यूज करके कोई सेल एनर्जी जनरेट करता है तो उसको कितना गेन होता है एटीपी का पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अभी है ना, इस फ्लो शीट को देख लेते हैं और ये फ्लो शीट आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, राइट? अब देखते हैं फ्लो। स्टार्टिंग विद ग्लूकोज है ना, अब ये क्या है? ये 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो है ना 1m, करेक्ट, ये 1 मॉलिक्यूल या 1 मोलार, दोनों चीजें सेम है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ एक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोलार, है ना? तो आप दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। तो या तो आप समझो कि आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं या 1 मोलार कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉजिक रिमेन्स द सेम। ठीक है। अब ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कैसे? फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से। तो यहाँ पर एक एंजाइम बैठा हुआ है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को फॉस्फेट ऐड करता है, ओके, बाय ब्रेकिंग एटीपी। तो एटीपी को ब्रेक करेगा, उसमें से फॉस्फेट निकालेगा, ग्लूकोज को ऐड करेगा। कौन से पोजीशन पे? 6th कार्बन पोजीशन पे। तो जो छठा कार्बन है वहां पे फॉस्फेट ऐड होता है। करेक्ट है। एटीपी का फॉस्फेट निकल गया, इसीलिए ये हो गया एडीपी। ये क्या है यहाँ लिखा हुआ? ओके, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है फटाफट आंसर करो। ये है कोफैक्टर, है ना? तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है और उस एंजाइम का कोफैक्टर है Mg2+। करेक्ट। प्लीज नोट कीजिए कि ये जो एरो अहेड है ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ओके, जहां फॉस्फेट्स ऐड होते हैं जनरली काइनेज के रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते। जनरली कभी कभी होते हैं, ओके, बट मोस्टली नहीं होते। ठीक है। अभी भी ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, इसीलिए 6 कार्बन 1 मोलार सेम रहता है। अब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज में। करेक्ट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो फ्रक्टोज भी 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 ही मोलर है क्योंकि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है ना? अब देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। मैंने क्या कहा था? आइसोमर्स को एक दूसरे में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ये एंजाइम्स के नाम आपको लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। फिर हम आ जाते हैं स्टेप 3 पे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाई या बिसफॉस्फेट में। करेक्ट। अगर आप नोटिस करेंगे तो और एक फॉस्फेट ऐड हुई, दैट मीन्स वापस से एटीपी को ब्रेक करना पड़ेगा ना फॉस्फेट ऐड करने के लिए। तो याद है हमने कहा था कि 2 एटीपी खर्च होते हैं, ये सेकेंड एटीपी खर्च हुआ, यहाँ पे एक यूज हो गया, यहाँ पे एक यूज हो गया, है ना? अगेन एंजाइम जो है वो एक काइनेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ हेक्सोकाइनेज, यहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज एंजाइम्स फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। करेक्ट है। तो बिकॉज वो काइनेज ही है, कोफैक्टर रिक्वायरमेंट सेम है, दैट इज Mg। अगेन एरो हेड इज सिंगल डायरेक्शन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। अब आते हैं फॉस्फो 16 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। इट्स स्टिल अ 6 कार्बन, स्टिल 1 मोलर, तो ये कांस्टेंट रहता है। करेक्ट है। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप में एंजाइम का नाम है एल्डोलेज, राइट? रिवर्सिबल रिएक्शन है, फ्रक्टोज को हमने ब्रेक कर दिया आधे में। करेक्ट। तो हमें मिले 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। नोटिस कीजिए यहाँ पे चेंज, ये 6 कार्बन था, ये 3 कार्बन है, ओके, लेकिन ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं अभी भी। तो ये 1 मोलार बना ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये 1 मोलार बना। करेक्ट है। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये आपको बहुत केयरफुली करना है, हाँ, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। अब आता है 5th स्टेप। करेक्ट है। 5th स्टेप जो है ये क्या करेगा? मैंने बताया था ना कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी धाप जो है ये आपस में आइसोमर्स हैं। तो कैन यू सी ये छोटा सा रिवर्सिबल एरो यहाँ दिखाया है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है। तो क्या होता है,
DHAP बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, और सडनली मेरे पास ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, लेकिन वो कितना है, डबल नंबर है ना, तो 3 कार्बन है लेकिन 2 मोलार, सो इट इज स्टिल डबल नंबर, है ना। अभी क्या होता है, तो यहां तक फिफ्थ रिएक्शन खत्म हुआ। तो कौन सा फेज था ये फेज था प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज में मेरा कोई एटीपी बना नहीं है, बल्कि खर्च हुआ है 2 एटीपी। अब देखते हैं सेकेंड फेज जो है पे ऑफ। सिक्स्थ रिएक्शन से पे ऑफ शुरू होता है। H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉस्फेट बिना किसी एंजाइम से डायरेक्टली ऐड होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड को, और मुझे मिलता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे सारा हिसाब किताब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये एंड तक ऐसे ही रहेगा। एंजाइम जो है ये ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, करेक्ट, इसका काम नहीं कर रहा है, वो ये वाला काम कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NAD का कन्वर्जन होता है NADH प्लस H प्लस में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये वाला एंजाइम हाइड्रोजन खींच के बाहर निकालता है और NAD को ट्रांसफर करता है, करेक्ट। ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है फॉस्फोग्लिसरेट और NAD बन जाता है NADH प्लस H प्लस। ये एक रिड्यूस्ड कोफैक्टर है और रिक्वायरमेंट रिड्यूस्ड को एंजाइम है, और को फैक्टर रिक्वायरमेंट है जिंक। स्टूडेंट्स, दोज ऑफ यू जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, को फैक्टर को एंजाइम रिक्वायरमेंट बड़े केयरफुली स्टडी कीजिए। ओके, ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है इसका कन्वर्जन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 7th स्टेप में 2 ADP का कन्वर्जन होता है 2 ATP में। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे यहाँ का एक फॉस्फेट ADP को कन्वर्ट किया जाता है। सो सडनली यू हैव मेड 2 ATPs हियर, करेक्ट है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगेन काइनेज रिएक्शन है तो सिंगल तरफा एरो है, एंड काइनेज है तो Mg2 प्लस कोफैक्टर है ना, बहुत सिंपल है। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है और आपके बनते हैं 2 ATP। सो नाउ यू आर नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। 2 ATP आपने ऊपर खर्च किए, 2 ATP आपने बना लिए, करेक्ट है। तो अभी आपको और एक रिएक्शन तो चाहिए जहां ATP बनेगा, तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रैकेट में 3 कार्बन 2 मोलर हिसाब सेम रहता है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 8 स्टेप में कन्वर्जन होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये सिर्फ कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है स्टूडेंट्स। ओके, ये रीअरेंजमेंट्स जरूरी हैं सो दैट आप उतनी एनर्जी तैयार कर सके कि आपको और एक बार ATP बनाना है ना। तो रीअरेंजमेंट करना जरूरी है उसके लिए, राइट। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और 2 तरफा एरो है, सो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन 3 कार्बन 2 मोलर, करेक्ट। 9th रिएक्शन, यहाँ पे एनोलेज एंजाइम, ठीक है, जो Mg2 प्लस को फैक्टर के साथ में 2 पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हुए आपको देता है 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या PEPA, करेक्ट है। स्टूडेंट्स जो पहले से मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, PEPA आपको याद है कहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस में अभी अभी पिछले वीडियोस में देखा है। तो ये वही PEPA है, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। सेम थिंग, 3 कार्बन 2 मोलर। अब आता है फाइनल कन्वर्जन जहां पर 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कन्वर्जन होता है टू पाइरुविक एसिड। ओके, यहाँ पे भी कॉमन में ब्रैकेट में 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल आना चाहिए इधर, हाँ, जो नहीं आया है, राइट। ये चीज यहाँ पे भी लिखना है आपको। लास्ट फेज में इस फॉस्फेट को निकाल दिया जाता है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट, वो फॉस्फेट जाता है 2 ADP मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे वापस से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, सारे काइनेजेस को Mg2 प्लस कोफैक्टर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 2 3 कार्बन पाइरुविक एसिड्स मिलते हैं, ओके। एंड आपको टोटली 4 ATPs बनते हैं इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है, सबस्ट्रेट के एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज करके ATP बनाया जा रहा है। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, करेक्ट है। एंड एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन आपको 4 ATPs मिलते हैं, 2 आपने खर्च कर दिए, तो टोटल गेन जो है वो 2 है,
करेक्ट। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको याद रखना और लिखना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, आपने 2 H3PO4 भी यूज किया हुआ है, प्लस 4 ADP प्लस 2 NAD, ये लेफ्ट साइड पे है। करेक्ट। रिएक्टेंट्स ये क्या देते हैं आपको, 2 पायरुवेट प्लस ओके 2 ADP क्योंकि ये ब्रेक हुआ, प्लस 4 ATP क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ, प्लस 2 NADH प्लस H प्लस ये कन्वर्ट हुआ, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। करेक्ट है। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो आपको देखना है और अंडरस्टैंड करना है, राइट। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आपको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ये क्रूशल है और ये पूछा ही जाता है आपके मतलब राइटिंग एग्जाम्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है वेल कंट्रोल्ड है ना। इसका रेट डिपेंड करता है कितना एटीपी चाहिए है सेल को, और इसको जो कंट्रोल होती है वो एटीपी, एनएडीएच, ओके, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पायरुवेट काइनेज, है ना, ये सारे एंजाइम्स को फीडबैक कंट्रोल करके रेगुलेट किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस की रेट हार्मोन्स द्वारा भी कंट्रोल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन, ओके, एपाइनेफ्राइन या एड्रेनालिन जिसको बोलते हैं, और इंसुलिन, ये 3 हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोलाइटिक रेट को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। करेक्ट। एक छोटा सा यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को भी हम जरा देखकर कंप्लीट कर देते हैं। ऑलराइट। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक ही सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का आपके रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, आपके किडनी के मेड्यूला में, ब्रेन में और स्पर्म में। मतलब ये जो सेल्स हैं, है ना, इसमें ओनली ग्लाइकोलिसिस होता है, बाकी आगे के स्टेप्स जो हैं फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल वगैरह ये सारी जो है ये नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ कुछ प्लांट टिश्यूज भी हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका जो पोटैटो है ये स्टार्च स्टोर करता है, ये भी पूरी तरह से ग्लाइकोलिसिस पे निर्भर है, राइट। अब बायोमोलिक्यूल्स में आपने स्टडी किया है मायोग्लोबिन, है ना, आपने स्टडी किया है कि स्केलेटल मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, ओके। जो लाल मसल्स है उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा, व्हाइट मसल्स में कम, इसीलिए लाल मसल्स में ऑक्सीजन जो है वो यूज हो सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ग्लूकोज को एरोबिकली इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। करेक्ट है। तो लाल मसल्स बहुत टाइम तक काम कर सकते हैं, है ना, आप उनको काफी स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन व्हाइट मसल्स में मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जो है वो इनफ नहीं रहता है और जल्दी खत्म हो जाता है। करेक्ट। अभी अगर आप इन व्हाइट मसल्स को एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो क्या होगा, सडनली ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, एंड व्हाट विल हैपन कि लैक्टिक एसिड जो है वो बननी शुरू हो जाएगी और उसके वजह से आपके मसल्स थक जाएंगे। करेक्ट है। तो इसीलिए कभी कभी आप बहुत टाइम के बाद सडनली एक्सरसाइज करें तो क्यों पेन होता है, इसके वजह से पेन होता है कि आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है और आपके मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं, पेन हो जाते हैं, राइट। तो जो एथलीट्स, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो ट्रेनिंग करते हैं ना, अपने मसल्स को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं वो उसमें रेड फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा रेड होगा उतना वो फिजियोलॉजिकली बेटर हो जाएंगे, उतने उनकी ताकत बढ़ेगी, और वो मतलब ऐसे इवेंट्स कर पाएंगे जिसमें बहुत टाइम तक बहुत एनर्जी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैराथन, है ना, या स्विमिंग, मतलब पूरे आपको ओशन में स्विम करना है, मतलब लंबा लंबा टाइम तक जो चलता है एक्शन और जिसमें बहुत एनर्जी लगती है वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं अगर उनके पास रेड मसल्स ज़्यादा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, राइट। हम लोग आगे का जो है पार्ट वो विल डू इट इन द नेक्स्ट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड क्लासेस के लिए मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, नहीं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।